RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 10 का आपका चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण अब पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। हमारे इस चैप्टर के अधिकतर टॉपिक लगभग क्लियर हो चुके हैं, कुछ बचे हुए ही टॉपिक आपके हैं। दोस्तों, हम आपको पिछले कई वीडियो से इस चैप्टर को लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपने हमारी सभी वीडियो को देख लिया है तो आप कक्षा 10 के इस चैप्टर से संबंधित किसी समस्या से ही अब रूबरू हो सकते हैं, अन्यथा आपकी अधिकतर जो क्वेरीज हैं वो इन वीडियो के द्वारा दूर हो चुकी होंगी। और उम्मीद कर रहे हैं कि हम जो आपको लगातार चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो आपको वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, आप हमारी इस तरीके से सहमत भी होंगे और उम्मीद ये भी करते हैं कि आपने अपने दोस्तों को भी इन वीडियो के बारे में अवश्य बताया होगा। तो दोस्तों, चलिए आगे शुरू करते हैं हम आज का अगला टॉपिक, जो कि है हमारा क्षण अपसारण। क्षण अपसारण और एक और टॉपिक आज हम लेकर चलेंगे विकृत गंधिता। तो सबसे पहले हम क्षण अपसारण को लेकर चलते हैं, जिसको कोरोजन भी कहा जाता है। कोरोजन, क्षण अपसरण। तो सबसे पहले हम एक शब्द लेकर चलें, अपसरण। क्षरण मीन्स होता है घटना या कमी हो जाना, और क्षण मीन्स हो गया साथ में। अब किसके साथ में? मुख्यतः जब इसकी परिभाषा लिखते हैं एग्जाम में, अगर पूछा जाता है कि क्षण अपसरण क्या है, तो क्षण अपसरण क्या है? विभिन्न धातुओं का वायु और नमी के द्वारा, वायु और नमी इन दोनों के द्वारा धातु का घट जाना ही, धातु का क्षरण हो जाना ही क्षण अपसारण कहलाता है। तो अब इसकी जैसे नाम से परिभाषा है उसके अनुसार अगर लेकर देखें तो धातु का क्षरण होना यानी घट जाना, किसके साथ में? वायु और नमी के साथ में घट जाना ही क्षण अपसारण कहलाता है। इसको हम शब्दों का प्रयोग करके और थोड़ा अलग लिख सकते हैं कि वायु और नमी के द्वारा किसी धातु का विघटित होना ही क्षण अपसारण कहलाता है। अब इस क्षण अपसरण की अभिक्रिया में मुख्यतः एक अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण, जो कि हम आपको पिछली वीडियो में प्रस्तुत कर चुके हैं। तो क्षण अपसरण की क्रिया में ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है? इसका एक सबसे बेहतर उदाहरण आपका लोहे पर जंग लगना, जो लोहे का जंग होता है उसका सबसे बेहतर उदाहरण क्षण अपसरण का लिया जा सकता है। इसे आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे की कील या कोई भी छड़ वगैरह है, उस पर लाल से रंग का कुछ पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। अगर वो कुछ दिनों तक हमारी धूप में, बाहर खुले में, वायु में, रात को नमी में रखी हुई रहती है तो उस भाग को, उस पदार्थ को जंग कहते हैं। और इसका सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2O। XH2O का मतलब है कि इसमें जल के कुछ अणु ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय रूप में एक प्रकार से कह सकते हैं उपस्थित होते हैं, और यह आपका फेरिक ऑक्साइड होता है। तो जंग का फॉर्मूला फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 होता है, और XH2O X जल के अणुओं की कुछ भी संख्या हो सकती है। एक तो लोहे के रूप में होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप तांबे का छल्ला पहनते हैं, अक्सर अंगुली में तांबे का छल्ला उंगली में जो पहनते हैं, उस पर भी हरे रंग का एक निशान सा हो जाता है आपके हाथ में। जब आप उस हाथ को बार बार धोते रहते हैं तो वो होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट ये आपका वो कंपाउंड होता है जो हरे रंग का होता है, जो होता है CuOH होल ट्वाइस इंटू CuCO3। ये उस हरे रंग का सूत्र होता है। तो ये कॉपर भी आपकी धातु है, लोहा भी आपकी धातु है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम आपको चांदी का दे रहे हैं। जो चांदी के आभूषण होते हैं घरों में, जो माता बहनें पहनती हैं आपकी, तो वे आभूषण कुछ दिनों बाद काले रंग के हो जाते हैं। तो वे वायु में उपस्थित जो सल्फर के ऑक्साइड वगैरह हैं उनके द्वारा इस प्रकार से काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उनका क्षरण घटना कहलाता है। और इस प्रकार से जंग के रूप में, हरे रंग के रूप में इन धातुओं का घटते रहना ही क्षण अपसारण कहलाता है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं। तो क्षण अपसारण की परिभाषा,
मुख्यतः ये आपकी धातु वायु और नमी के द्वारा ऑक्सीकृत होकर विघटित होती रहती है। अब ऑक्सीकृत कैसे होती है? देखिए, धातु हमारी है लोहा Fe और इसने बना दिया Fe2O3, तो लोहे के साथ ऑक्सीजन जुड़ी और ऑक्सीजन का जुड़ना आपका क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि लोहे पर जंग का लगना एक संरक्षण प्रक्रिया है जो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक प्रमुख उदाहरण होती है। तो अभी हमने कुछ उदाहरणों के द्वारा देखा कि संरक्षण से हमें हानि ही होती है। जैसे हमारे घरों में लोहे के दरवाजे लगे होते हैं, सड़कों पर लोहे के पुल बने हुए हैं, तो उन पर जंग लगने के कारण वो धीरे धीरे खराब होते चले जाते हैं और उनकी आयु भी घटती हुई चली जाती है, वे कमजोर भी हो जाते हैं। तो आखिर इस संरक्षण से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं? इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है? तो इनके उपाय हम पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, विस्तार पूर्वक आपको बताते हुए चलेंगे। सबसे पहले है पेंट या ग्रीस लगाकर। पेंट या ग्रीस लगाकर आप लोगों ने अपने मकान में देखा होगा, घरों में देखा होगा कि दरवाजे आदि पर पेंट कर देते हैं। वो केवल उनको शाइनिंग चमकदार बनाने के लिए नहीं, उन्हें सुंदर लगने के लिए नहीं, बल्कि लोहे के पदार्थों पर, लोहे के आपके दरवाजे खिड़कियों पर जो पेंट करते हैं वो उन्हें संरक्षण से बचाने के लिए भी फायदेमंद होता है। तो एक है पेंट या ग्रीस लगाकर। पेंट या ग्रीस की जगह दूसरा कोई तेलीय पदार्थ लगाकर भी, तेलीय पदार्थ लगाने से भी उनकी जो सतह होती है वो चिकनी हो जाती है। जब सतह चिकनी हो जाएगी तो लोहे के संपर्क में नमी अर्थात जल के अणु नहीं आ पाते, जिस कारण उसका संरक्षण नहीं हो पाता। इसी प्रकार से तीसरा अगर लेकर चलें तो जिंक का लेपन करके, जिंक का लेपन, जिंक जो होती है वो लोहे से ज्यादा क्रियाशील धातु होती है। तो जब जिंक का लेपन कर दिया जाता है लोहे की जड़ पर, लोहे की वस्तुओं पर, तो फिर वो लोहे को संरक्षण से बचा देती है और ये क्रिया कहलाती है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण ये अभिक्रिया कहलाती है, गैल्वेनाइजेशन जिसको बोल देते हैं। तो लोहे पर जिंक की पतली परत चढ़ा देना ही गैल्वेनीकरण कहलाता है। इसके द्वारा हम लोहे का संरक्षण बचा सकते हैं। और नंबर 4 अगर हम देखें तो लोहे के साथ अगर हम कार्बन की कुछ प्रतिशत मात्रा मिला दें तो हमें इस्पात प्राप्त हो जाता है, इस्पात। और इसी प्रकार से अगर लोहे के साथ निकिल और क्रोमियम मिला दिया जाए तो फिर स्टेनलेस स्टील प्राप्त हो जाती है, स्टेनलेस स्टील। ये स्टेनलेस स्टील आप लोगों ने सुनी होगी, बर्तन जो बने हुए आते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, देखा होगा उन पर कभी जंग नहीं लगता। तो वो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु के रूप में बनाने के बाद भी हम लोहे को संरक्षण से बचा सकते हैं। ये चौथा और पांचवा पॉइंट दोनों मिश्र धातुओं के उदाहरण के रूप में लिया गया है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपका आ सकता है कि संरक्षण किसे कहते हैं, उससे बचाव के कुछ उपाय भी बताइए। अगर ये 2 नंबर में आपका आता है तो 1 नंबर में आपकी परिभाषा हो जाएगी और 1 नंबर में से ये पॉइंट आपके लिखे जा सकते हैं। अगर कुछ अधिक मार्क्स में आपका एक क्वेश्चन आता है तो आप इनको विस्तार पूर्वक भी लिख सकते हैं। इस बात पर गैल्वेनीकरण पर एक मुख्यतः ध्यान दीजिए, ये बिंदु इंपॉर्टेंट है कि गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। तो लोहे की गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? तो लोहे की छड़ पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाकर उसका संरक्षण से बचाव किया जाता है, इस क्रिया को ही गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश का शब्द लिखा हुआ भी हिंदी में ही आ सकता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि लोहे पर जंग का लगना किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है या किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो अभी तक हमने जितनी भी अभिक्रिया पढ़ी है उसमें मुख्यतः ऑक्सीकरण और अपचयन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी होती है। जैसा अभी बताया है कि लोहे पर ऑक्सीजन की क्रिया के द्वारा ही जंग का निर्माण होता है, Fe2O3। तो इसमें ये जो जंग का फॉर्मूला है ये लोहे के तो ऑक्सीकरण द्वारा होता है, ये लोहे का ऑक्सीकरण, लोहे का ऑक्सीकरण। तो अगर पूछा जाए कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का अपचयन जरूर होगा।
तो अभिक्रिया है ये आपकी रेडॉक्स प्रकार की, यानी अगर कहा जाए कि लोहे पर जंग का लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वो एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप केवल ये लिख देते हैं कि लोहे पर जंग का लगना लोहे का ऑक्सीकरण होता है, तो भी आपका ये गलत नहीं होगा। तो आइए अब अगला टॉपिक लेकर चलते हैं, विकृत गंधिता। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ही एक और उदाहरण आता है विकृत गंधिता, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। देखिए विकृत होता है बिगड़ा हुआ, और गंधिता अर्थात गंध, और ता मीन्स होता है गुण। तो कुछ पदार्थ जैसे घरों में खाना वगैरह होता है, कुछ समय तक जब रखा रहता है तो रखा रहने पर उसका स्वाद, उसकी गंध सब विकृत अर्थात खराब हो जाती हैं, हमें अच्छी नहीं लगती, तो उस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भोज्य पदार्थों, सामान्यतः वसा या तेल युक्त जो पदार्थ होते हैं, वसा या तेल युक्त भोज्य पदार्थों को कुछ समय तक रखे रहने पर उनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है, उनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता या रेंसिडिटी कहलाती है। रेंसिड खट्टा होना ही होता है, तो विकृत गंधिता पदार्थों का विकृत हो जाना, उनकी गंध का परिवर्तित हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। घरों में आप लोगों ने देखा होगा, सब्जी भी अगर रख दी जाए तो कुछ समय पश्चात वो खराब हो जाती है। ये एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। ये भी कैसी होती है? ऑक्सीकरण ही होता है। यानी जो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो वायुमंडल की ऑक्सीजन के द्वारा उस भोजन का ऑक्सीकरण कर देते हैं। तो अक्सर एग्जाम में ये उदाहरण भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है, कोई एक उदाहरण बताइए। तो आप विकृत गंधिता ले सकते हैं। अभी आपको बताया है संक्षारण, वो भी इसका एक उदाहरण लिया जा सकता है ऑक्सीकरण का। तो विकृत गंधिता से बचाव के उपाय हैं। अब आप लोगों ने चिप्स, अंकल चिप्स खाए होंगे, हल्दीराम चिप्स खाए होंगे, आलू के चिप्स। तो अक्सर देखा होगा कि जब पैकेट खोलते हैं तो उन पैकेट में हवा ज्यादा निकलती है, चिप्स कम निकलते हैं। तो आखिर वो हवा क्या है? उन चिप्स के पैकेट्स में असलियत में नाइट्रोजन भर दी जाती है। हमारे वायुमंडल में भी लगभग 78% नाइट्रोजन ही उपस्थित होती है, तो उनमें भी नाइट्रोजन भर दी जाती है, क्योंकि ये अक्रिय गैस होती है। अक्रिय गैस जो क्रिया नहीं करती, जबकि ऑक्सीजन बहुत अधिक क्रियाशील होती है। तो वो नाइट्रोजन जो पैकेट्स में चिप्स भरे हुए हैं, उनका ऑक्सीकरण होने से रोक देती है। तो ये विकृत गंधिता के लिए या विकृत गंधिता से बचाव के लिए एक उपाय होता है। इस चैप्टर का शेष भाग हम आपको अगली वीडियो में प्रस्तुत कर देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।